दिल्ली की हवा में अब सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, पेड़ों की कटाई का झूठ भी तैर रहा है। और ये झूठ बोला गया देश की सबसे ऊंची अदालत से। दिल्ली के साउथ रिज में 1051 पेड़ काट दिए गए सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना। और जब कोर्ट ने पूछा तो डीडीए के अफसरों ने सच छुपाया। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक बड़ा फैसला। 4 अफसरों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी ठहराया गया। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, कौन है ये अफसर और सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑफिसर्स को क्या सजा दी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। सब कुछ शुरू हुआ एक सड़क से। साउथ दिल्ली के रिज फॉरेस्ट में एक नई सड़क बननी थी, सातबाड़ी रोड से लेकर कैपफिम्स यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तक। पर इसमें एक अड़चन थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दरअसल दिल्ली के रिज एरिया में कोई भी पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी है और हर काटे हुए पेड़ के बदले 100 नए पेड़ लगाना भी शर्त है। लेकिन डीडीए के कुछ अफसरों ने सोचा कौन ही देख रहा है और बिना इजाज़त के 1051 पेड़ काट दिए। अब जब कोर्ट ने पूछा तो झूठ बोला गया। उस वक्त इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता ने इस मामले पर एक एक्सटेंसिव ग्राउंड रिपोर्ट की थी। आप उसे यहाँ दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। 29 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे, उन्होंने साफ कहा, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मिसस्टेप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर मामला सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा नहीं होता, यानी CAPF के हॉस्पिटल को बेहतर जोड़ने के लिए सड़क ना बन रही होती, तो शायद सजा और कड़ी होती। लेकिन फिर भी 4 अफसरों पर गाज गिरी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार यादव, ऑफिशियल्स पवन कुमार और आयुष सारस्वत और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पंकज वर्मा। इन सब पर 25,000 रुपए की एनवायरमेंटल फी लगाई गई है। डिपार्टमेंटल एक्शन और एक ऑफिशियल सेंश्योर यानी कि फटकार भी दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा, यह मामला साफ तौर पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि इन हरकतों को क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अवमानना माना जाएगा, जैसा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 2C में डिफाइंड है। फ्यूचर में ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया। अब से पेड़ काटने, एफॉरेस्टेशन या किसी भी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक्टिविटी के हर ऑर्डर या नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि क्या मामला कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। This direction is being issued to ensure that in future the plea of ignorance is not taken as a defense, the order stated. साउथ रिज फॉरेस्ट दिल्ली का इकलौता इकोलॉजिकल बफर जोन है। दिल्ली एनसीआर में जो हीट वेव और पोल्यूशन से लोग जूझते हैं, उनमें ये हरियाली एक नेचुरल डिफेंस है। इसीलिए जब 1000 से ज़्यादा पेड़ बिना मंजूरी काट दिए गए तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस खतरे में पड़ गया। इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट में उस वक्त ये भी बताया गया था कि कैसे डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। अब कोर्ट ने सिर्फ अफसरों को फटकार नहीं लगाई, बल्कि डैमेज कंट्रोल के लिए एक डिटेल्ड प्लान भी तैयार किया है। 185 एकड़ में कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। इस एफॉरेस्टेशन को सुपरवाइज करेगी एक 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें शामिल हैं पूर्व IAFS अफसर ईश्वर सिंह, एक्स PCCF सुनील लिमाये, एनवायरमेंटलिस्ट प्रदीप कृष्ण। ये कमेटी तय करेगी कि कौन सी नेटिव स्पीशीज लगाई जाएं, कैसे लगाई जाएं और उनकी देखभाल कैसे हो। प्लांटेशन का एग्जीक्यूशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में होगा और पूरा खर्च डीडीए उठाएगा। हर 6 महीने में कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी, वो भी फोटोज और वीडियोस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही, क्या इस सड़क से कुछ अमीर लोगों को डिस्प्रपोर्शनेट फायदा हुआ है?
अगर ऐसा हुआ है तो GNCTD और DDA मिलकर उन लोगों पर एक वन टाइम फी लगा सकता है, लेकिन जो लोग इस सड़क से सीधा फायदा उठा रहे हैं, और ये फीस होगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के प्रोपोर्शन में, साथ ही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के तहत भी होनी चाहिए। अब देखते हैं फाइनल डायरेक्टिव्स क्या दिए हैं डेडलाइन के साथ। DDA को सड़क का काम जल्दी पूरा करना होगा। सबसे पहले तो दोनों साइड थिक ट्री कवर भी प्लान किया जाए। DDA और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी की रिकमेंडेशन को पूरी तरह इंप्लीमेंट करें, और सबसे जरूरी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चारों ऑफिसर्स के खिलाफ चल रही हैं, उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करना अनिवार्य है। तो एक सड़क, एक झूठ और 1000 से ज्यादा पेड़, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये था एनवायरनमेंटल गवर्नेंस का लिटमस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दी, समाधान भी सुझाया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हर बार ऐसा ही एक कोर्ट चाहिए होगा जो जंगलों की रक्षा करे? और क्या ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच की कीमत सिर्फ 25,000 रुपए होनी चाहिए? ये कहानी दिल्ली की रिज की है, पर सबक पूरे देश के लिए है। आप इस फैसले के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन इनोवेशन की जो हमें लिटरली आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, द कावेरी जेट इंजन। ये एक इंडिजिनस मार्वल है जो इंडिया को एक ग्लोबल एरोस्पेस पावर हाउस बनाने की राह पर स्टेडिली आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कावेरी इंजन है क्या। ऐसा सोचिए कि ये एक फाइटर जेट का हार्ट है, वही ताकत जो उसे आसमान में सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की कैपेसिटी देती है। कावेरी एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। अब ये क्या होता है? इट्स सिंपल। ये इंजन आगे से एयर को खींचता है, उसे फ्यूल के साथ मिक्स करता है, फिर कंबशन के बाद टरबाइन से गुजरकर एयर को रिलीज करता है। इसी को कहते हैं थ्रस्ट, जो जेट को जमीन से आसमान की तरफ पुश करता है। लो बाईपास का मतलब है ये जेट इंजन स्पेसिफिकली हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स के लिए एफिशिएंट होता है, जैसे तेजस या फ्यूचर में AMCA जैसे फाइटर्स। कावेरी अपने आफ्टर बर्नर से लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। सोचिए, आफ्टर बर्नर एक टर्बो बूस्ट की तरह काम करता है, जिसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डालकर जेट की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। प्लस इसमें एक फ्लैट रेटिंग टेक्नोलॉजी भी है, यानी चाहे राजस्थान की एक्सट्रीम हीट हो या हाई स्पीड फ्लाइट, थ्रस्ट कम नहीं होता। ये इंजन 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल सकता है, हॉटर देन अ वोल्केनो। इंजन बनाना कोई छोटा काम नहीं है। एक टिपिकल जेट इंजन जैसे जो बोइंग बनाता है, उसमें लगभग 40,000 पार्ट्स होते हैं, लाइक अ जायंट हाईटेक पजल। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज US, UK, फ्रांस और रशिया ही जेट इंजन्स डेवलप करते हैं, और अब कावेरी के जरिए भारत भी इस एलीट क्लब में एंट्री ले रहा है। चाइना भी जेट इंजन बना रहा है, लेकिन अक्सर रशियन इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर करता है, जबकि कावेरी पूरी तरह इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट या GTRE ने ग्राउंड अप डिजाइन किया है। थोड़ी सी मदद ग्लोबल पार्टनर्स से मिली, जैसे कि फ्रांस की साफरान से। इस इंजन में एडवांस्ड मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं जो 1400 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकते हैं, एग्जॉटिक मेटल्स और कॉम्प्लेक्स कूलिंग टेक्निक्स की वजह से। और इसका सबसे कूल फीचर ट्विन लेन फैडेक फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये है इंजन का ब्रेन, एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर जो हर कंपोनेंट को प्रिसाइसली कंट्रोल करता है, ताकि पायलट का हर कमांड तुरंत एक्शन में बदल जाए। यही टेक इंडिया को ट्रूली वर्ल्ड क्लास बनाता है। लेकिन कावेरी का सफर आसान नहीं रहा। ये प्रोजेक्ट 1980s में शुरू हुआ था, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से लगातार डिलेज होते रहे। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए थे इंडिया पर, जिससे क्रिटिकल मटेरियल्स जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और हाई परफॉर्मेंस सुपर एलॉयज मिलना बंद हो गया। दूसरी बड़ी रुकावट थी इंडिया में हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी। इस वजह से हमें रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स या CIAM पर डिपेंड होना पड़ता था, जहां टेस्टिंग शेड्यूल्स में डिलेज हुए। इसके अलावा तीसरा बड़ा चैलेंज था स्किल्ड एरोस्पेस इंजीनियर्स और डोमेन एक्सपर्टीज की कमी। एक वक्त ऐसा भी आया जब फ्रेंच फर्म स्नेकमा के साथ पार्टनरशिप टूट गई 2013 में, जिससे कोर इंजन टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिल पाया।
इन सब के बावजूद कावेरी ने अब तक 3000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स की टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की है और अब सिर्फ 25 आवर्स की फाइनल फ्लाइट टेस्ट रशिया में पेंडिंग है फॉर इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन। यानी डिस्पाइट ऑल ऑड्स डीआरडीओ ने हार नहीं मानी। अब एक नजर चाइना के जेट इंजन पर भी डालते हैं, जैसे WS-10 और WS-13। चाइना की अप्रोच ज्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। रशियन इंजन्स को कॉपी करो, थोड़ा ट्वीक करो और प्रोडक्शन शुरू। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इंजन्स में कई इश्यूज आते हैं, जैसे ओवरहीटिंग, लो ड्यूरेबिलिटी और उन्हें हर 1000 फ्लाइंग आवर्स के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। इसके मुकाबले कावेरी इंजन ने अभी तक 3000 से ज्यादा आवर्स की टेस्टिंग कर ली है और ये स्पेसिफिकली रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, WS-10 इंजन लगभग 120 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जो कावेरी से ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी इश्यूज की वजह से अब तक इन चाइनीज इंजन्स को ग्लोबल ट्रस्ट नहीं मिला है। कावेरी का 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट फिलहाल तेजस जैसे फाइटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है और अगला वर्जन कावेरी 2.0 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। फ्यूचर में इसका एडवांस वर्जन 110 टू 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ आएगा, जिसे स्पेसिफिकली AMCA या एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया के 5th जेन स्टेल्थ फाइटर के लिए बनाया जा रहा है। और कावेरी सिर्फ जेट्स तक सीमित नहीं है, ये DRDO के घातक स्टेल्थ ड्रोन और नेवल शिप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इस्तेमाल होगा। अभी तेजस अमेरिकन GE-404 इंजन पर फ्लाई करता है, लेकिन कावेरी इस डिपेंडेंसी को खत्म करेगा। बाय 2035 कावेरी न सिर्फ तेजस मार्क 1A को पावर देगा, बल्कि फ्यूचर AMCA फाइटर्स और घातक स्टेल्थ ड्रोन के लिए भी बैकबोन बनेगा। ये आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है, फॉरेन टेक पर डिपेंडेंसी से आज़ादी और फ्यूचर में इंजन एक्सपोर्ट का रास्ता खोलना। जैसा कि DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने कहा, डिस्पाइट चैलेंजेस, कावेरी ने भारत के एरोस्पेस फ्यूचर के लिए सॉलिड फाउंडेशन रखी है। अल्टीमेटली कावेरी एक सिंपल इंजन नहीं है, ये भारत के एम्बिशन, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है। एक दिन जब हम अपने तेजस या AMCA को आसमान में उड़ते देखेंगे तो याद रखिएगा, उनकी धड़कन होगी कावेरी, पूरी तरह स्वदेशी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की नियुक्ति हुई है और अब बेंच स्ट्रेंथ फुल 34 पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अब फिर से अपने फुल स्ट्रेंथ पर काम करेगा। 34 जजेस का सैंक्शन स्ट्रेंथ अब पूरी तरह भर चुका है। सेंटर ने 3 नए जजों की नियुक्ति को नोटिफिकेशन के जरिए कंफर्म कर दिया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद। ये तीनों नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई को रेकमेंड किए थे और इस बार सेंटर ने सरप्राइजिंगली तेजी से एक्शन लिया। अब नए जजेस कौन है, एक बार एक नजर इस पर डालते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया, इसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और तीसरे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस AS चांदोरकर। इनकी नियुक्ति उन सीटों को भरेगी जो हाल ही में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस ऋषिकेश रॉय के रिटायरमेंट से खाली हुई थी। कॉलेजियम ने इस बार रीजनल डाइवर्सिटी और जुडिशियल सीनियरिटी दोनों को ध्यान में रखा। एक और खास बात, पिछले सालों में कॉलेजियम वर्सेस सेंटर की खींचतान को लेकर कई हेडलाइंस बनी, लेकिन इस बार अपॉइंटमेंट्स में डिले नहीं हुआ, जिसे कई ऑब्जर्वर्स एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सुधरते रिश्तों के तौर पर देख रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमिश्नर में 2 नए डायरेक्टर्स आए हैं। IRS और IPS अफसरों को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IRS ऑफिसर विद्यारानी कोंथोजम और IPS ऑफिसर मनोज C को इलेक्शन कमीशन दिल्ली में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। दोनों अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत हुई हैं और DOPT ने 29 मई को इसका ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया। IRS ऑफिसर विद्यारानी 2009 बैच की कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की ऑफिसर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की सिफारिश पर इन्हें 5 साल की डेप्यूटेशन पर भेजा गया है। वहीं मनोज C 2011 बैच के IPS ऑफिसर हैं। एग्मुट काडर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनकी सेंट्रल डेप्यूटेशन रेकमेंड की थी। दोनों अफसरों को तुरंत दिल्ली में ज्वाइनिंग देने को कहा गया है ताकि इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और मजबूत की जा सके, स्पेशली इन द रन अप टू द फ्यूचर इलेक्शंस। ब्यूरोक्रेसी दिस वीक में इस हफ्ते के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.